हेलो मेरे मेडिकल कीड़ाज। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर्स फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर होता है और इस चैप्टर में बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहती है, कौन सा डायरेक्शन लेना है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज बन जाते हैं। तो हम जो पढ़ेंगे इसमें हम बहुत बेसिक सी चीज़ों से पढ़ेंगे और ऐसे पढ़ेंगे कि आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाए। सबसे पहले बच्चों हम जानते हैं कि वेक्टर क्या होता है, और वेक्टर जानने से पहले भी हमें जानना है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो कोई भी चीज़ जिसको आप मेजर कर सकते हो उसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे जिस भी चीज़ को आप नाप सको, जैसे कि डिस्टेंस हो गया, वेट हो गया, मास हो गया, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी हो गया। अब फिजिकल क्वांटिटी आपकी दो टाइप की होती है, एक होता है वेक्टर, एक होता है स्केलर, और एक आता है अलग सा टेंसर क्वांटिटी। ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिसके पास उसका खुद का मैग्नीट्यूड हो और साथ में उसका डायरेक्शन भी हो। इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब है कि आप ऐसी एक फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप नाप सकते हो तो हम कहेंगे कि उसके पास मैग्नीट्यूड है, और आप जिसका दिशा भी बता सको उसको हम क्या बोलेंगे कि उसके पास डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड का मतलब है, एग्जाम्पल ले लो, हम कहते हैं कोई फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का इन नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, ये हम फोर्स की जानकारी दे रहे हैं। तो फोर्स में 10 न्यूटन का अगर फोर्स लग रहा है तो ये 10 क्या हो गया, ये हो गया मैग्नीट्यूड उसका, और ये नॉर्थ क्या हो गया, ये हमें बताएगा डायरेक्शन के बारे में। तो फोर्स ऐसी क्वांटिटी हो गई जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो गया, जिसके पास डायरेक्शन भी हो गया। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे कि ये एक तरह का वेक्टर है। स्केलर क्या होता है बच्चों? स्केलर वो होता है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, इसके पास नो डायरेक्शन। इसका मतलब कि इनके पास सिर्फ और सिर्फ नंबर होंगे, कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा। तो स्केलर क्या हो गए, जैसे कि डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या हो गया, एक स्केलर हो गया। मास, मास क्या हो गया, स्केलर हो गया। अब बच्चों जैसे कि डिस्टेंस में हम बोलते हैं कि वो आदमी 10 किलोमीटर चलकर आया है। अब वो 10 किलोमीटर कैसे भी चल सकता है, ऐसे 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 चल सकता है, ऐसे 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 चल सकता है, सीधा भी चल सकता है, किसी भी डायरेक्शन में चल सकता है। तो डिस्टेंस के पास कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं कि उसके हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, वो स्केलर क्वांटिटी है। मास क्या है, 10 किलो। अब 10 किलो का सिर्फ वजन है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, तो मास क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। बच्चों हमें अभी इस लेवल पे तुम्हें एक एक एग्जाम्पल रटने की ज़रूरत नहीं है कि कौन स्केलर क्वांटिटी होता है, कौन वेक्टर क्वांटिटी होता है। जैसे जैसे आप फिजिक्स में आगे चैप्टर्स पढ़ते जाओगे तो जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे होगे उसके बारे में जो पहली इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो यही दी जाती है फिजिक्स में कि वो स्केलर है कि वेक्टर है। ये बहुत बेसिक चैप्टर है, इस चैप्टर पे सारे आपके पूरे फिजिक्स बेस्ड रहती है। ठीक है। तीसरी क्वांटिटी होती है टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी जो होती है बच्चों, उसके पास भी मैग्नीट्यूड होगा, उसके पास भी डायरेक्शन होगा। अच्छा, तो फिर वेक्टर से अलग क्या है? वेक्टर से अलग ये है कि वेक्टर एक लॉ फॉलो करता है। उस लॉ का नाम है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। इस लॉ के बारे में बच्चों हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे जब हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ रहे होंगे। अभी आप बस इतना जान लो, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को वेक्टर्स फॉलो करता है, और टेंसर क्वांटिटी ये लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, इसको मैंने बड़ा बड़ा काट दिया है। टेंसर क्वांटिटी का इकलौता एग्जाम्पल है करंट। ठीक है, आपको अपने लेवल पे सिर्फ यही याद रखना है कि करंट क्या है, एक टेंसर क्वांटिटी है जो कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। चलो, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में। टाइप्स ऑफ वेक्टर में बच्चों, वेक्टर्स कई तरह के होते हैं, एक एक करके हम उनका नाम जानेंगे क्योंकि नीट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस, सबसे ज़्यादा तो नहीं, कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वेक्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैरेलल वेक्टर और दूसरा इक्वल वेक्टर्स के बारे में। ठीक है, पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं बच्चों? पैरेलल का तो आपको नाम से ही पता है, एक ये वेक्टर और एक ये वेक्टर। ठीक है, ये दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, पैरेलल वेक्टर्स हो गए। बच्चों वेक्टर्स को हमेशा एक एरो से डिनोट किया जाता है। ठीक है, एरो में जो ये वाला पार्ट होता है ट्रायंगल वाला, इसको हम कहते हैं कि इसका हेड है, और ये इसका क्या है, टेल है, और ये जो इसकी है ये बॉडी है। ठीक है बच्चों, बॉडी का क्या मतलब है? हेड क्या बताता है आपको, डायरेक्शन बताता है। टेल उसका एंड पॉइंट बताता है। बॉडी क्या बताती है कि वेक्टर कितना बड़ा है। अगर मान लो वेक्टर छोटा है, छोटा मैंने एरो बना दिया, वेक्टर बड़ा है तो मैंने बड़ा एरो बना दिया। तो पैरेलल वेक्टर्स में दो वेक्टर्स हैं, एक मिनट बच्चों, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया। अब आप देख रहे हैं दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब है कि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री है। तो ये दोनों वेक्टर्स क्या हो गए, पैरेलल वेक्टर्स हो गए। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? इक्वल वेक्टर्स
मतलब बच्चों देखो, वेक्टर्स होते क्या हैं, वेक्टर्स वो होते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो। और अगर हम कह रहे हैं कोई चीज़ बराबर है, इक्वल है, तो इसका मतलब उसका हर प्रॉपर्टी इक्वल होना चाहिए। तो अगर हम दो वेक्टर्स को ए और बी को इक्वल बोलना है हमें, तो उस ए और बी का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और फिर डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। यहाँ पे देखो दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल है और दोनों एकदम बराबर बनाया है मैंने। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के बराबर हैं, लेकिन यहाँ पे ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर के। ठीक है, अब मैं एक सेंटेंस बोल रही हूँ, क्या हम ये कह सकते हैं कि पैरेलल वेक्टर्स, जितने भी पैरेलल वेक्टर्स होते हैं वो सब इक्वल वेक्टर के बराबर होते हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि सारे पैरेलल वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स के बराबर होते हैं? ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर इक्वल टू इक्वल वेक्टर्स? नहीं बच्चों, नहीं कह सकते, क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स में दोनों की लेंथ सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सारे पैरेलल वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स होते हैं। लेकिन क्या सारे इक्वल वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स होते हैं? हाँ, सारे इक्वल वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स हो सकते हैं, क्योंकि सारे इक्वल वेक्टर्स में उसका डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड दोनों ही सेम है, और पैरेलल में तो हमें सिर्फ डायरेक्शन सेम चाहिए। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम ना हो तो भी चलता है। तो ये हो गई पैरेलल और इक्वल वेक्टर्स की बात। अब आते हैं दूसरे पे। दूसरा वेक्टर है एंटी पैरेलल और नेगेटिव वेक्टर्स। जस्ट ऑपोजिट होगा उसका, एंटी पैरेलल और नेगेटिव वेक्टर्स। वो 1 2 था ना, ये 3 4 हो जाएगा। एंटी पैरेलल और नेगेटिव वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं बच्चों? जो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करें। मतलब कि जैसे हमने पढ़ा था पैरेलल वेक्टर्स दोनों सेम दिशा में थे, अब एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या हो जाएंगे? जो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। ठीक है, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं? नेगेटिव वेक्टर्स, या आप इसको ऑपोजिट वेक्टर्स भी कह सकते हो। यहाँ पे मैं इसकी पूंछ को थोड़ा छोटा कर देती हूँ। नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं? ऑपोजिट वेक्टर्स, बिल्कुल ही इक्वल वेक्टर्स के ऑपोजिट होते हैं। सेम जो हमने इनके बारे में पढ़ा उसी को आप उल्टा कर दो। ठीक है, पैरेलल वेक्टर्स जिनकी दिशा सेम हो, एंटी पैरेलल वेक्टर्स जिनकी दिशा ऑपोजिट हो। ऐसे इक्वल वेक्टर्स, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। नेगेटिव वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाता है। ठीक है, अब सेम बातें हम यहाँ पे भी पूछ सकते हैं। क्या सभी एंटी पैरेलल वेक्टर्स नेगेटिव वेक्टर्स होते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड सेम रहता है दोनों वेक्टर्स का। क्या सभी नेगेटिव वेक्टर्स एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव वेक्टर्स में डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। चलो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं अगले वेक्टर के बारे में। पांचवा वेक्टर हो जाएगा आपका को इनिशियल वेक्टर्स, और छठा वेक्टर हो जाएगा को प्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं? वो सारे वेक्टर्स जो किसी एक पॉइंट से अराइज हों। ठीक है, क्या होते हैं को इनिशियल वेक्टर्स? वो सारे वेक्टर्स जो एक पॉइंट से अराइज हो। जैसे कि मान लो ये एक पॉइंट हो गया ए, अब यहाँ से एक वेक्टर निकला, दूसरा वेक्टर निकला, तीसरा वेक्टर निकला, ये सब कहाँ से निकल रहे हैं? एक पॉइंट ए से निकल रहे हैं। तो ये सारे वेक्टर्स क्या हो गए? को इनिशियल वेक्टर्स हो गए। ठीक है, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है। मान लो इसको स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी कह दिया हमने, तो ये स्मॉल ए वेक्टर, स्मॉल बी वेक्टर, स्मॉल सी वेक्टर, ये सभी के सभी को इनिशियल वेक्टर्स हैं। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं? वो सारे वेक्टर्स, अच्छा मैंने को प्लेनर लिख दिया है, चलो को प्लेनर को लीनियर भी पढ़ लेते हैं। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं? वो सभी वेक्टर्स जो एक लाइन में आए। एक लाइन में आने का क्या मतलब है? एक वेक्टर ये हो गया आपका, फिर इसी लाइन में मैंने एक और वेक्टर बना दिया, फिर मैंने एक छोटा सा वेक्टर बना दिया, फिर मैंने एक बहुत बड़ा सा वेक्टर बना दिया। अच्छा, आप डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। ये एक वेक्टर था, मान लो एक वेक्टर मैंने इस डायरेक्शन में बना दिया, एक वेक्टर मैंने इस डायरेक्शन में बना दिया। ठीक है, ये सारे वेक्टर्स जो हैं, इसका नाम दे दो, ए दे दो, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, ये सभी वेक्टर एक लाइन में हैं। ठीक है, तो वो सारे वेक्टर्स जिनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो, या फिर जिनके बीच का एंगल 180 डिग्री हो, ये सभी वेक्टर्स क्या होते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं। अब हम जानते हैं को प्लेनर वेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। को प्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं बच्चों? वो वेक्टर्स जो सेम प्लेन में लाई करें। ठीक है, सेम प्लेन में जो लाई करते हैं उनको कहते हैं को प्लेनर वेक्टर्स। प्लेन बच्चों देखो क्या होता है, हम 3 एक्सिस के बारे में जानते हैं। एक एक्स एक्सिस होती है जो हॉरिजेंटल होती है, एक वाई एक्सिस होती है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। एक होती है बच्चों जेड एक्सिस, जो इस प्लेन के बाहर हो रही होगी। मान लो आप जिस कॉपी में लिख रहे हो उस कॉपी में आपने एक ऐसी लाइन बना दी, एक खड़ी लाइन बना दी,
ठीक है। तो ये एक एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। आप जिस कॉपी में लिख रहे हो, आपने जैसे पेन होल्ड किया है, ठीक है, तो जैसे आपने पेन होल्ड किया है, वो पेन का जो डायरेक्शन है उस कॉपी के ऊपर, वो क्या हो गया, जेड एक्सिस हो गया। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। एक्स एक्सिस वाई के परपेंडिकुलर, वाई एक्सिस जेड के, और जेड एक्स के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है। तो अगर आप अपनी कॉपी पे परपेंडिकुलरली एक पेन रखते हो, तो उस पेन का जो दिशा होगा वो जेड एक्सिस बताएगा। अब कोप्लेनर का मतलब क्या है? कोप्लेनर का मतलब है एक प्लेन में, मतलब ये जो एक्स और वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स और वाई एक्सिस, ये एक प्लेन बन गया। ठीक है। ये प्लेन कौन सा हो गया? एक्स वाई प्लेन हो गया। ये इसका नाम हो गया एक्स वाई प्लेन। ठीक है। ऐसे ही एक्स और जेड एक्सिस के बीच में आपने जो पेन पकड़ा है, तो कॉपी के परपेंडिकुलर, आपके कॉपी के बिल्कुल सीधे में एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में जो प्लेन आएगा, यहाँ से लेकर आप एक पेज खड़ा कर दो अपनी कॉपी पे, अपने पेन के पैरेलल में रख के, तो वो क्या हो जाएगा, एक्स और जेड प्लेन हो जाएगा। ऐसे ही आप वाई एक्सिस पे पेज रख दो और अपनी पेन से सटा के एक पेज रख दो, वो क्या हो जाएगा, आपका वाई जेड प्लेन हो जाएगा। अब इन प्लेन में कोई भी वेक्टर लाई करे, जैसे ये वेक्टर हो गया, ये वेक्टर हो गया, ये वेक्टर हो गया, ये तीनों वेक्टर क्या हो गए, कोप्लेनर वेक्टर हो गए, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। लेकिन बच्चों, अगर मैं एक वेक्टर एक्स जेड प्लेन में बना दूं, तो वो वेक्टर और ये सारे वेक्टर्स कोप्लेनर नहीं होंगे, क्योंकि उस वेक्टर का जो प्लेन होगा वो क्या होगा, एक्स जेड प्लेन होगा। समझ आ गया बच्चों? चलो अब आगे एक और वेक्टर पढ़ लेते हैं, उसका भी नाम को से ही चालू होता है, वो हो गया कनकरेंट वेक्टर्स। ठीक है। कनकरेंट वेक्टर्स क्या होते हैं बच्चों? कनकरेंट वेक्टर्स वो होते हैं जो एक ही कॉमन पॉइंट से पास करें। ठीक है। ज़रूरी नहीं है, देखो को इनिशियल वेक्टर्स में क्या था कि उनकी शुरुआत ही एक पॉइंट से हुई थी, लेकिन कनकरेंट वेक्टर्स में क्या है कि कोई भी वेक्टर्स मान लो इस दिशा में है और इस दिशा में है और इस दिशा में है, ठीक है, लेकिन ये सब पास कहाँ से कर रहे हैं, एक, ये तो चलो कहीं और चला गया मेरा, चलो यहाँ बना देते हैं, ये यहाँ से पास हुआ, ये यहाँ से पास हुआ, तो अब इसका नाम दे दो 1 2 3 4। तो हमारे कॉन्करेंट वेक्टर्स कौन से हो गए, 1 वाला हो गया, 3 वाला हो गया, 4 वाला हो गया, क्योंकि ये सब एक कॉमन पॉइंट्स ए से पास कर रहे हैं। ठीक है। 2 वाला वेक्टर्स हमारा कॉन्करेंट वेक्टर नहीं होगा, क्योंकि ये कहीं और से पास कर रहा है। चलो अगला वेक्टर क्या है, अगला वेक्टर है हमारा नल वेक्टर्स। नल वेक्टर क्या होता है, कुछ नहीं, बहुत आसान है, कोई भी वेक्टर जिसका वैल्यू 0 हो, वो क्या होता है, नल वेक्टर होता है। बस पता नहीं क्यों नाम दे दिया इनका। अगला वेक्टर है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर है, क्योंकि आपका वेक्टर चैप्टर पूरा इसी पे बेस्ड है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और वो डायरेक्शन को बताता है। डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है यूनिट वेक्टर का। ठीक है। हम यूनिट वेक्टर को एक कैप से डिनोट करते हैं, मैंने मतलब आपने एक अल्फ़ाबेट लिया, उसके ऊपर अगर टोपी पहना है वो आदमी, तो इसका मतलब वो एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड, एक मिनट बच्चों, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। ठीक है। तो इस अगर कहीं पे भी ए कैप लिखा है, तो हम बोलेंगे कि उसका मैग्नीट्यूड 1 है और उसका डायरेक्शन किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में हो सकता है। इसका फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है, ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है। मैग्नीट्यूड को हम बार ब्रैकेट में डिनोट करते हैं। ये आपका वेक्टर चैप्टर का पहला फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है बच्चों, और ये हर जगह काम आएगा। ठीक है। तो ए कैप क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया, यूनिट वेक्टर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड को बताता है। बच्चों ये कहाँ से आया ये फॉर्मूला, ये हमारी डेफिनेशन से आया है। वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। ठीक है। वेक्टर को हमने ए वेक्टर से लिख दिया, मैग्नीट्यूड को हमने ऐसे लिख दिया, और डायरेक्शन कौन बताता है, यूनिट वेक्टर होता है, तो उसको ऐसे लिख दिया हमने। इसी को आपने इधर शिफ्ट कर दिया, तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है। तो यूनिट वेक्टर के बारे में 2 चीज़ें याद रखनी है कि उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है और उसका जो डायरेक्शन होता है वो वेक्टर की डायरेक्शन में होता है। इसका मतलब जो भी यूनिट वेक्टर्स होते हैं वो डायरेक्शन के बारे में बताते हैं। दिस इज यूज टू स्पेसिफाई डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। ओके। चलो, एक होते हैं पोलर वेक्टर्स, पोलर नहीं, अब अगला है एक्सियल वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर्स क्या होते हैं बच्चों, एक्सियल वेक्टर्स हम यूजुअली रोटेशन मोशन में डिनोट करते हैं। डिफाइन करने के लिए, किसी भी रोटेशनल मोशन को डिफाइन करने के लिए हम एक्सियल वेक्टर्स का यूज़ करते हैं। एक्सियल वेक्टर्स क्या होते हैं, मान लो कोई डिस्क है जो ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है, और
अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। तो ये जो इसका एक्सिस हो जाएगा जिसके अबाउट वो रोटेट कर रही है, इस एक्सिस के डायरेक्शन को हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। इसका एग्जांपल हो जाता है रोटेशन मोशन वाली जितने भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर टॉर्क, एंगुलर टॉर्क नहीं टॉर्क। तो बच्चों ये था आज के बारे में। आगे आगे का पढ़ तो बच्चों इस वीडियो के लिए ये इतना टॉपिक हमने कवर कर लिया है। आगे का पढ़ें। तो बच्चों आज हम इंट्रो बेस्ड वेक्टर तो बच्चों आज हम वेक्टर्स का इंट्रो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे वेक्टर्स को और भी डिटेल में। तो इसको और डिटेल में पढ़ने के लिए और अगला पार्ट पढ़ने के लिए हमारे वीडियो से तो बच्चों यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम वेक्टर्स का इंट्रो पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के बारे में। और वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी बच्चों, क्योंकि उससे ही क्वेश्चंस बनते हैं और वहीं से आपका बेस क्लियर होगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।